हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी धातु और अधातुओं की बात हम कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। जैसे आपका धातु क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं, वहीं अधातुएं आपकी क्या होती हैं, उपधातुओं के बारे में आपने पढ़ा, यानी जो आपके मेटेलॉइड्स आते हैं। साथ ही इन सबके बीच में अंतर आपने देखा, वहीं इनके गुणों की बात की थी। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी मेटल्स और नॉन मेटल की। अलग अलग चीजों से आपके मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट कर रहे थे और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट दे रहे थे। ओके, ये सब हमने पढ़ा था। वहीं हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने बोला था कि अभी आपका मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो किस तरह से वहां पर अभिक्रिया होगी और उनके बीच में अभिक्रिया होने पर क्या किस तरह से बॉन्डिंग होगी और किस तरह का कंपाउंड बनेगा, वो हमने पढ़ा था। ओके, उसी को हम एक और बार रिवाइज करेंगे और फिर अपना नया टॉपिक देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या बोला कि रिएक्शन होती है किस किस के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, यानी धातु और अधातु के बीच में अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया के बाद क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा, यानी आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिकों का क्या हो रहा था, यहाँ पर निर्माण हो रहा था। यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, सोडियम, जो कि आपकी क्या है, एक धातु है। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा था कि उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 1 इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो कि आपको बताता है के में आपके 2 हैं, एल में आपके 8 हैं और एम में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन। ओके, इस एम से हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, या हम कहेंगे कि सोडियम डोनेट कर देता है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसके पश्चात वो क्या बना देता है, Na पॉजिटिव बना देता है। इसके पीछे भी हमने रीजन देखा था कि Na पॉजिटिव आपका कैसे बन रहा था। जब आपका सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके पास कितने, 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1 यानी टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमें पता है किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी जितनी संख्या में वहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उतनी ही संख्या में वहां पर क्या होंगे, प्रोटॉन भी उपस्थित होंगे। तो 11 अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। लेकिन हमने क्या कहा, 11 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, वो दे देता है, यानी डोनेट कर देता है। तो अभी उसके पास इलेक्ट्रॉन 10 ही रह जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अब भी 11 है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उस वजह से Na पर आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो Na एटम जो था वो Na यानी सोडियम का आयन बना देता है, पॉजिटिव आयन उससे बनाया। वहीं पर हम एक अधातु ले रहे थे क्लोरीन, जिसको हमने कहा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है, यानी के एल एम कक्षाओं की बात करेंगे तो के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में आपके 8 आएंगे और एम में वहां कितने आएंगे, आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और यहाँ पर 7 देना आसान नहीं होगा, यानी इसके यहाँ पर 7 अगर 7 दे देता है तब भी इसको अष्टक मिलेगा, तो 7 देना आसान नहीं होगा। क्या, एक ग्रहण करना क्या होगा, इजी होगा, आसान होगा, सरल होगा। तो उस केस में ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। +1 लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो अभी इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, 2 8 8 हो जाता है। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 रह जाता है। के और एल भी इसके पास अब 2 कक्षाएं होंगी और इसके पास अभी भी के एल एम तीनों कक्षाएं। ओके, तो यहाँ पर जब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है, पहले इसके पास कितने थे, 287, यानी 17 आपके पास क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही क्या थे, प्रोटॉन थे। अभी एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, 17 से क्या हो गए हैं इलेक्ट्रॉन, 18 हो गए हैं, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 17 ही है। तो यहाँ पर Cl एटम जो था वो Cl नेगेटिव आयन बना देता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक संख्या बढ़ गई है,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है तो निगेटिव चार्ज बढ़ गया है, तो क्लोरीन पर आपका निगेटिव चार्ज आ गया है। अब हम कह रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन गया कहाँ और ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से। सोडियम ने वो इलेक्ट्रॉन किसको दिया, आपके क्लोरीन को दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, अभिक्रिया कर रहे थे, और वो एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को दिया। ठीक है, तो सोडियम क्लोरीन आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है उसको क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध। ओके, आयनिक बंध किस किस के बीच में बन रहा है आपका, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में बन रहा है। और आयनिक बंध क्या कह रहा है आपका कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी आपका इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। ओके, तो कोई भी आयनिक बंध क्या है आपका, ऐसा बंध है या ऐसा बॉन्ड है जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको दिखे, उसको क्या कहा जाएगा, आयनिक बॉन्ड कहा जाएगा या आयनिक बंध कहा जाएगा। और इस तरह से आयनिक बंध से जुड़े हुए या बने हुए कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, आपका आयनिक यौगिक, या आप क्या कहेंगे उसे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। ओके, ये आपके क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होंगे। और जब कंपाउंड की बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका, NaCl होगा। ओके, NaCl। तो यहाँ पर NaCl में Na आपका पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, और आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। जहां पर इंटरेक्शन या अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है पार्टिकल्स टाइटली बॉन्डेड रहते हैं, तो वो कौन सा केस होता है, सॉलिड का केस होता है। तो ज्यादातर आपके आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में आपको मिलते हैं, जिनके बीच में कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स आपको देखने को मिलता है। इतना आपने लास्ट सेशन में भी अपने समझ लिया था अच्छे से। ओके, और इस तरह से आपने Na और Cl के बारे में देखा था कि Na आपका Na पॉजिटिव बना रहा है, वहीं Cl आपका क्या बना रहा है, Cl नेगेटिव आयन बना रहा है, इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, और ये आपका NaCl आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये हमने समझ लिया था कि KLM 3 आपकी कक्षाएं होती है किसके पास, सोडियम के पास, और उसमें से M वाली कक्षा समाप्त हो जाती है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, सोडियम। ओके, इस तरह से आप स्ट्रक्चर देख रहे थे कि Na का एक पॉजिटिव Cl के नेगेटिव से घिरा हुआ रहता है, वहीं Cl का नेगेटिव इस तरह से पॉजिटिव से घिरा हुआ रहता है। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, ये यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो रही है, साथ ही अट्रैक्शन फोर्स कार्य कर रहा है, जो कि दोनों को एक साथ रखने में मदद कर रहा है। ओके, Na के बाद हमने Cl को भी इसी तरह समझा, जहां पर हमने बोला कि Cl के पास अपनी 3 कक्षाएं हैं, KLM और KLM में किस तरह से आपका 2, 8, 7 क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स का विन्यास वहां पर था, या इलेक्ट्रॉन इस तरह से कक्षाओं में उपस्थित थे कि K में 2, L में 8 और M में कितने थे, 7 थे। तो वहां पर वो क्या करता है, 7 को देता नहीं है, बल्कि वहां से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और फिर 2, 8, 8 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण कर लेता है, और अभी उसका अष्टक पूरा हो जाता है, और इस वजह से क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, सोडियम तथा क्लोरीन आपस में आकर्षित होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है, वह मजबूत बंध बनाकर सोडियम क्लोराइड के रूप में रहते हैं। ओके, और दूसरा आपको ये भी पता है Na जैसे एक मेटल है, धातु है, तो धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखती है, या इसमें यह गुण पाया जाता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को दे करके पॉजिटिव चार्ज ग्रहण करता है। वहीं जो आपका अधातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है, या यह गुण पाया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, और ग्रहण करने के बाद खुद पर पे क्या ले आए, निगेटिव चार्ज ले आए, यानी कि ऋण आवेश। ओके, तो ये हमने धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ा है। तो इसी को आपका आयनिक बॉन्डिंग कहा जाता है, जो Na और Cl के बीच में है, या विद्युत संयोजक बंध यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसको कहा जाता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के लेन देन, ठीक है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन हो रहा है, या धातु जो इलेक्ट्रॉन दे रही है किसको, अधातु को, वही आपका क्या है, आयनिक बॉन्ड में आप लोग पढ़ेंगे। और लेन देन द्वारा बने यौगिक जो कंपाउंड बनेंगे उनको आपका क्या कहा जाता है, आयनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, या आप उनको साथ ही क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रोवैलेंट या विद्युत संयोजक यौगिक भी कहें। ओके, तो इतना हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था अच्छे से। होपफुली आपने रिवाइज किया होगा इसको। अभी जिस आयनिक यौगिक की बात हम कर रहे हैं उसको अच्छे से समझेंगे यहाँ पर कि वो आयनिक यौगिक में किस तरह के गुणधर्म पाए जाएंगे। ओके, आयनिक यौगिक के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है? तो अभी हम उन सब पर ध्यान देंगे। पहला है आपका भौतिक प्रकृति, यानी जो उसका फिजिकल नेचर या क्रिस्टलाइन नेचर है वो किस प्रकार से होता है। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस तथा कुछ कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक प्रायः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ओके, हमने क्या देखा कि Na आपका क्या बना रहा था, पॉजिटिव बना रहा था। ओके, और Cl आपका क्या बना रहा है, निगेटिव बना रहा है। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन का है, आकर्षण का बल है वो। ठीक है, ये आकर्षण बल की मात्रा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, यानी ये टाइटली बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, तो जब आप ठोस, द्रव और गैस में क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, तो वहां पर आप किसकी बात करते हैं कि उनके बीच लगने वाले बल की बात करते हैं। तो ये अगर क्या है, फोर्स लग रहा है इन दोनों पार्टिकल के बीच में, तो ठोस में ये बहुत ज्यादा होता है। वहीं द्रव के केस में ये पार्टिकल थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स था उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और गैस के केस में आपके पार्टिकल्स और दूर हो जाते हैं, तो क्या होता है उस केस में, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो और वीक हो जाता है। ओके, तो हमने NaCl के केस में क्या देखा था कि Na और Cl क्या है, टाइटली बॉन्डेड है। जैसे आपने इसका एक स्ट्रक्चर भी देखा था यहाँ पर, ये वाला, ये टाइटली बॉन्डेड है। इनके बीच में जो क्या है, स्थान है, जिसको आप क्या कह रहे थे, अंतरा अणु स्पेस या स्थान भी कहते हैं, रिक्त स्थान कहते हैं, कणों के बीच में पाया जाता है। तो ठोस के केस में वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसी वजह से जब ठोस को दबाया जाता है तो संपीड़ितता उनमें बहुत कम होती है, उनको हम दबा नहीं सकते। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमने NaCl के क्रिस्टल के बारे में पढ़ा तो हमने क्या देखा, एक तो स्पेस बहुत कम है, दूसरा क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है इसके बीच में। इस वजह से ये आपको किस अवस्था में मिल रहे हैं, ठोस अवस्था में मिल रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि संपीड्यता बहुत कम है इनकी, आप इन पर दबाव डालकर इनको दबा नहीं सकते। ये आप ठोस और जब उन तीनों में डिफरेंस पढ़ रहे थे तब भी आपने देखा था। ठीक है, कि जो आपके सॉलिड होते हैं उनको दबाया नहीं जाता है, तो दबा नहीं सकते, तो यानी वो कैसे होंगे, कठोर होंगे। कठोर चीजों को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, या प्रेशर डाल के उनके शेप में या साइज में किसी तरह से परिवर्तन नहीं ला सकते। ओके, तो इस तरह से आपके जो आयनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या आयंस डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, जिनके बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और जिस कारणवश वो किस अवस्था में पाए जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में पाए जा रहे हैं। और वहीं क्योंकि उनकी संपीड्यता भी बहुत कम है, रिक्त स्थान नहीं है कणों के बीच में। ठीक है, रिक्त स्थान होता, अगर दूर दूर होते तो इनको प्रेशराइज करके, दबाव डाल के पास पास लाया जा सकता था। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ ये पेन किसी ऐसी चीज से बना हुआ होता है, जैसे रुई से बना होता, तो रुई के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, अगर मैं इसको दबाती तो ये दब जाता इजीली। लेकिन ये किसी ऐसी चीज से, प्लास्टिक से बना हुआ है, और प्लास्टिक के पार्टिकल्स ऑलरेडी पास पास है। ठीक है, तो अभी इनको दबा करके और पास नहीं ला सकते। अगर इस तरह दूर दूर होते पार्टिकल तो इनको प्रेशराइज किया जाता है, दबाव डाला जाता है, ये संपीड़ित हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के और पास पास आ जाते हैं। तो ये पेन क्या हो जाता है, इजीली दब जाता है प्रेशराइज होकर के। लेकिन जब इसके पार्टिकल ऑलरेडी पास पास है तो इसको और प्रेशराइज करके मैं इस पर को संपीड़ित नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, ये कैसा है, कठोर है। तो जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, यानी कि क्या हो गए आपके हार्डनेस उनमें होती है। ओके, वहीं जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है, ब्रिटलनेस जिसे आप कह रहे थे, जिसके कारण कि उनका क्या हो जाता है, चूरा हो जाता है। जिसे आपने NaCl कहा, नमक, तो नमक आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टल के रूप में मिलता है, लेकिन उसका चूरा हो जाता है इजीली, अगर उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाता है। ठीक है, इतना हमने किस में पढ़ा, भौतिक प्रकृति में पढ़ा, फिजिकल नेचर आप इसे बोलते हैं, या क्रिस्टलाइन नेचर भी आप इसको कहते हैं।
ओके, तो ठोस अवस्था में है यानी सॉलिड स्टेट होगी इनकी, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। साथ ही क्या बोला, कठोर यानी हार्ड होंगे, ठीक है, ब्रिटल होंगे, और आपका टूट जाएंगे, इजीली ब्रेकेबल। ओके, इतना आपने इसमें देख लिया है, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर हम आगे इसके बारे में पढ़ें। जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो इस तरह से आपने क्रिस्टलाइन नेचर के बारे में पढ़ा कि आपका फिजिकल नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो भौतिक प्रकृति आपने देख ली है आयनिक कंपाउंड्स की। सेकेंड आपका है गलनांक एवं क्वथनांक, यानी जो आपके क्या है, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट है जो आपका, और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो चूंकि हमने क्या देखा यहाँ पर कि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, किसके बीच में, आपके आयंस के बीच में। आयनिक कंपाउंड में आयन है तो उन पर क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर ज्यादा होने की वजह से जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग की बात करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग आपका कैसा होगा, यानी आप उसको टेम्परेचर दे रहे हैं और टेम्परेचर देने के बाद जो बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है उसको तोड़ रहे हैं। जब पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड टूटेगा उसी के बाद वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, यहाँ पर स्टेट ही चेंज होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में आपका क्या होता है, लिक्विड वेपर में या गैस में आपकी कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो जब हमने इस अट्रैक्शन फोर्स की बात की तो ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा था आपका, और इस फोर्स और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपके क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर आपके क्या करेंगे, जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो मेल्ट होंगे या फिर बॉइल्ड होंगे। ओके, तो आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा हीट देंगे, बहुत ज्यादा तापमान देंगे, तभी क्या होगा, इनका चेंज होगा, स्टेट में चेंज हो। ओके, अगर आपको नमक को पिघलाना है, NaCl को पिघलाना है तो बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। ओके, वहीं अगर उसको बॉईल करना है, अगर लिक्विड में है तो उसको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण, उसी अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे थे, को तोड़ने के लिए ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या हो रहा है, जो गलनांक क्वथनांक है यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उनका मान बहुत ज्यादा है, या आप क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा तापमान देने पर आपका क्या होगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड मेल्ट होगा या फिर बॉइल होना स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी हो गई गलनांक और क्वथनांक, जिसमें आप कहेंगे कि आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, या बहुत ज्यादा तापमान देने पर ये क्या करते हैं, पिघलते हैं या फिर बॉइल होना, उबलना शुरू करते हैं। जल्दी से इस पॉइंट को नोट करेंगे फिर हम आगे नया गुणधर्म पढ़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है वो है घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर सॉल्युबल कैसे होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, आयनों में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है। क्यों, आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो पोलराइज हो रहे हैं, तो जो पोलर सॉल्वेंट होंगे इनमें ये इजीली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जितने भी होते हैं उनमें ये क्या नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो क्या कहा, जो पोलार होंगे आपके, पोलार समझते हैं, जिनमें आपके पोल्स बन जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनमें क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे यानी कि डिसॉल्व हो जाएंगे, और आपके नॉन पोलार जो होंगे उनमें क्या होंगे, इनसॉल्युबल।
ओके। तो पोलार, जैसे आप पानी की बात करते हैं तो पोलार सॉल्वेंट आपका एक होता है जल H2O, जिसमें आपके, और वहीं आपके कार्बनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादातर नॉन पोलार होते हैं, तो उनमें ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। वैद्युत संयोजक यौगिक जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अघुलनशील होता है। तो इसका रीजनिंग यही है। पोलर सॉल्वेंट आपका क्या है, यहाँ पर वाटर की बात कर रहे हैं तो ये पोलार सॉल्वेंट है, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा इजीली। वहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, नॉन पोलार होते हैं, तो इसकी वजह से इनमें क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा, यानी कि घुलनशील आपके नहीं होंगे। ओके, तो समझ गए आप। ये केमिस्ट्री में आपको हर जगह देखेगा, पोलार डिजॉल्व पोलार, नॉन पोलार डिजॉल्व नॉन पोलार, ठीक है। तो पोलार अगर सॉल्वेंट है तो वो पोलार में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा, और नॉन पोलार है तो वो नॉन पोलार में डिजॉल्व होगा। तो यहाँ पर ये पोलार होता है आयनिक कंपाउंड, क्योंकि उसमें पोल्स बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव, तो इस वजह से वो पोलार में इजीली क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। ओके, इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस, विद्युत चालकता की बात करेंगे कि ये कंडक्टर कैसे होते हैं। तो आपने पहले भी NaCl के बारे में पढ़ा है, NaCl का एग्जाम्पल ही लेके हम यहाँ पर चल रहे हैं आयनिक कंपाउंड के केस में, और ये हमें पता चलता है कि वहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन रहा है, आयंस आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, सुचालक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो जब कंडक्टेंस की बात करते हैं तो आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन विद्यमान होते हैं। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन का मतलब क्या है कि जैसे आपने NaCl को पानी में डाल दिया, जब भी जलीय विलयन की बात की जाती है, एक्वस सोल्यूशन की बात की जाती है, दैट मीन्स कि वहां पर एक्वा यानी वाटर प्रेजेंट है, H2, ओके। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर चलने का मतलब क्या है कि जिस इलेक्ट्रोड पर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर निगेटिव आयन जुड़ेगा, और जिस इलेक्ट्रोड पे निगेटिव चार्ज है उसकी तरफ को कौन जाएगा, आपका पॉजिटिव इधर को मूव करेगा, और आपका निगेटिव जो है वो इधर को मूव करेगा, ठीक है। आयंस की बात कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह से ये विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं कर सकते। अगर आप सूखा NaCl ले लीजिए जिसमें कि क्या है, सॉलिड स्टेट में वो है, तो उस टाइम पर वो कंडक्टर नहीं होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी क्या फ्लो नहीं करेगी। लेकिन अगर उसी सॉलिड को आपने क्या कर दिया है, क्योंकि वो ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति वहां पर संभव नहीं है। जहां पर हम कह रहे थे कि आपके सॉलिड के पार्टिकल क्या है, टाइटली बॉन्डेड है, उनको संपीड़ित नहीं किया जा रहा है, प्रेशराइज करके आप उनके शेप में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं ला पा रहे। उसी तरह से आपके आयंस वहां पर क्या है, दृढ़ अवस्था में दृढ़ संरचना में पाए जा रहे हैं, तो उनको मूव कराना पॉसिबल नहीं है, आयंस को मूव कराना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि आयंस चल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, आपके चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो आपके आयंस को चलाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर विद्युत नहीं चल पाएगी। कब, जब आपका आयनिक कंपाउंड ठोस अवस्था में, ठीक है। लेकिन जब यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है, यौगिक जब मॉल्टन स्टेट में आएगा, NaCl जब मॉल्टन अवस्था में आपको मिलेगा तो वो क्या करेगा, चालन करेगा, यानी कंडक्ट होने देगा इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के प्रभाव से कमजोर हो जाता है, ठीक है। यही हमने पढ़ा है कि ठोस की अपेक्षा जो द्रव अवस्था में क्या होता है, जो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो वीक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए द्रव को क्या कर ले जाते हैं, शेप और साइज उसका इजीली चेंज कर ले, ठीक है। वहीं ठोस अपना शेप और साइज बनाए रखते हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली बॉन्डेड है, ओके। तो क्या कह रहे हैं कि मॉल्टन स्टेट में जब आयनिक कंपाउंड मिल रहा है, गलित अवस्था में जब वो पिघला हुआ है, तो इजी है उसके आयंस को क्या कराना, मूव कराना, चलाना, ठीक है। आपने देखा होगा कि पानी जैसे होता है, द्रव अवस्था में मिलता है आपको, तो वो उसको अगर किसी सतह पर रख दो तो वो बहने लगता है, यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो चल रहे हैं।
तो इस तरह से अगर आपका नमक है वो आपको पिघली हुई अवस्था में मिलेगा तो उसके आयन्स मूव करेंगे। यही कह रहे हैं कि ठोस अवस्था में तो नमक वैसा ही रहेगा, लेकिन नमक को अगर गलित अवस्था में लेंगे तो वो मूव करेंगे उसके आयन। तो उस अवस्था में स्थिर वैद्युत जो आकर्षण बल मॉल्टन स्टेट में उसके आयन्स के बीच में लग रहा है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, आकर्षण बल ऊष्मा के प्रभाव से कमजोर हो जाता है, अतः आयन स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं। तो उस पिघली हुई अवस्था में आयन घूम सकते हैं कहीं भी, ठीक है, और विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, यानी जिस एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन भी आपका क्या है, गलित ही अवस्था है, वहां पर भी तरल के रूप में मिल रहा है, तो आपके आयन चल फिर सकते हैं आराम से। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो चालकता वहां पर क्या हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है। तो क्या समझे, विद्युत चालकता का गुण, जो ठोस अवस्था में आपको आयनिक कंपाउंड मिल रहा है तो वहां पर क्या होता है, चालन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आयन फ्री नहीं है, वो आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, टाइटली बॉन्डेड है। लेकिन अगर वही आयनिक कंपाउंड आपको मोल्टन स्टेट या गलित अवस्था में मिलता है तो वहां पर स्थित वैद्युत आकर्षण बल कम हो जाता है। आकर्षण बल कम हो गया तो आपके आयन्स फ्री हो गए मूव करने के लिए या विद्युत का चालन करने के लिए। तो गलित अवस्था में चालन पॉसिबल है विद्युत का, लेकिन अगर हम क्या कहेंगे, ठोस अवस्था में आपको आयनिक कंपाउंड मिल रहा है तो वहां पर चालन पॉसिबल नहीं। ओके, तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी, गुण था किसका, आयनिक कंपाउंड का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। ओके, तो बच्चों एक बार मैं आयनिक गुणधर्म आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, तो आयनिक गुण यौगिकों के गुणधर्मों की बात होगी, अगर आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की, तो आप किसकी, सबसे पहले भौतिक प्रकृति की बात करेंगे, फिजिकल नेचर उसका कैसा है, दिखने में वो कैसा है, या फिर उस पर अगर आप कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो तब क्या होता है। तो आप कहेंगे चूंकि आयंस के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है या स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण क्या हो रहे हैं, आपके आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जा रहे हैं। चूंकि उनको संपीड़ित नहीं किया जाता प्रेशर लगा करके, तो यानी कि वह कठोर अवस्था में है। साथ ही आप क्या कह रहे हैं कि अगर उन पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा, बल लगाया जाएगा या दबाव उन पे डाला जाएगा तो वो टूट सकते हैं। ठीक है, टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि भंगुरता का गुण उनमें पाया जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी किसकी बात करती है, गलनांक और क्वथनांक की बात करती है। तो गलनांक और क्वथनांक इसके बहुत ज्यादा होंगे, चूंकि आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उस जो बॉन्ड उनके बीच में, आयंस के बीच में बन रहा है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ऊष्मा बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी तापमान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपके आयनिक यौगिक हैं उनके क्वथनांक और गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं, यानी बहुत ज्यादा तापमान पर ये पिघलना शुरू करेंगे या फिर क्या करना शुरू करेंगे, उबलना शुरू करेंगे। ओके, दो ये प्रॉपर्टीज थी आपकी। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी किसकी बात करती है, घुलनशीलता की बात करती है। तो आपने क्या कहा कि जो आयनिक कंपाउंड है उनमें आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, यानी पोलार, आप उसको बोल सकते हैं कि पोलर एक कंपाउंड है वो। ठीक है, तो वो किसमें डिसॉल्व होगा, आपका पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। तो आपका जो वाटर होता है वो एक पोलार सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यानी उसमें पोल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, H2O की बात करते हैं, H+OH निगेटिव में वो डिसोशिएट होता है। तो पोलार डिसॉल्व पोलार, नॉन पोलार डिसॉल्व नॉन पोलार, इस टर्म को आपने याद रखना है। यानी आपका जो आयनिक कंपाउंड है उसमें आयंस हैं, इसके कारण वो पानी में तो डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है अन्य जो कि नॉन पोलार है, ठीक है, वो पोलैरिटी नहीं दिखा रहे हैं, तो उनमें ये क्या नहीं होगा, घुलनशील नहीं होगा। इसी वजह से पानी में तो घुलनशील है, लेकिन केरोसिन, आपका पेट्रोल हो गया, इनमें ये क्या होता है, अघुलनशील होता है। ओके, इसके बाद आपने किसकी बात की, विद्युत चालकता की बात की। तो जब ठोस अवस्था में आपका आयनिक कंपाउंड पाया जाएगा, आयनिक यौगिक पाया जाएगा, तो वो किसी भी प्रकार से विद्युत का चालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके आयन ठोस अवस्था में रहते हैं, या आप क्या कहेंगे कि दृढ़ संरचना में पाए जा रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं आपस में। ओके, लेकिन वहीं अगर आपको वो यौगिक गलित अवस्था में मिलता है या मॉल्टन स्टेट में पिघली हुई अवस्था में मिल रहा है, द्रव अवस्था में, तो तभी आपके वहां पर आयंस क्या है, फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल, उनको स्पेस मिल रहा है या वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो गलित अवस्था में क्या करेंगे, आपके जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो विद्युत का चालन करेंगे या उनमें विद्युत आसानी से चल सकती है।
ओके, तो इस प्रकार आपको आयनिक यौगिकों के गुणधर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आयनिक कंपाउंड से लेकर उसके गुणधर्मों से लेकर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।